हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 ऊर्जा संरक्षण और ईसी अधिनियम 2001 और ये आपका सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, ऊर्जा प्रबंधन एनर्जी मैनेजमेंट का जो मूल फंडामेंटल गोल्स होता है वस्तुओं का उत्पादन करना और कम से कम लागत और कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली सेवाएं प्रदान करना है। ऊर्जा प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है? सिस्टम्स और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए ऊर्जा को समायोजित और अनुकूलन करने की रणनीति जिसकी वजह से उत्पादन के प्रति इकाई पर ऊर्जा की आवश्यकता कम से कम रहे को ऊर्जा प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में शामिल है पूरे संगठन में ऊर्जा की इष्टतम खरीद और उपयोग, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा लागत, अपशिष्ट वेस्ट को कम करना, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता अलग अलग है लेकिन संबंधित अवधारणाएं हैं। जब ऊर्जा की खपत फिजिकली रूप से कम हो जाती है तो ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण कई प्रक्रियाओं या विकासों का परिणाम है, जैसे उत्पादकता में वृद्धि, तकनीकी प्रगति। दूसरी ओर ऊर्जा दक्षता तब प्राप्त होती है जब किसी विशिष्ट उत्पाद, उत्पादन या खपत के क्षेत्र में ऊर्जा की तीव्रता, उत्पादन, खपत या आराम के स्तर को प्रभावित किए बिना कम हो जाती है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने से ऊर्जा संरक्षण में योगदान होता है, इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण प्रचार नीतियों का एक अभिन्न अंग है। ऊर्जा दक्षता को अक्सर कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों के विकल्प के रूप में देखा जाता है। ये संसाधन आधार को संरक्षित करके और प्रदूषण को कम करके अतिरिक्त आर्थिक मूल्य प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप को पारंपरिक प्रकाश बल्बों के साथ बदलने का मतलब है कि आप एक कमरे में रोशनी करने के लिए ऊर्जा का केवल 1/4 उपयोग करेंगे। प्रदूषण का स्तर भी उसी मात्रा में कम हो जाता है। यद्यपि ऊर्जा दक्षता 1973 में पहले तेल संकट के बाद से चलन में है, लेकिन वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी और विश्वसनीय साधन होने के कारण आज यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। क्षमता को पहचानने से अतीत में हासिल की गई तुलना में अधिक ऊर्जा दक्षता में सुधार के माध्यम से भविष्य के CO2 उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बहुत उम्मीद है। जैसे कि हमने आपको बताया था पहले ही, पेरिस कॉल औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग का लगभग 41% हिस्सा प्रयोग में लाता है और CO2 उत्सर्जन का लगभग समान हिस्सा होता है। फिर आता है आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और ऊर्जा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2010 की मुख्य विशेषताएं और उसकी महत्वता। फिर है ये साइलेंट फीचर्स ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड द एनर्जी रिजर्वेशन अमेंडेड एक्ट 2010 एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये क्या है? देखिए, ये जो एक्ट था वो केंद्र और राज्य सरकारों को ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने और लागू करने के अधिकार देता है। ऊर्जा गहन उद्योगों, प्रतिष्ठानों और वाणिज्यिक भवनों को नामित उपभोक्ताओं के रूप में सूचित करता है और नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है। तो इसकी उल्लिखित परिभाषाएं क्या थी? बिल्डिंग क्या होती है? इमारत किसी भी संरचना या निर्माण को या संरचना या निर्माण के हिस्से को कहते हैं जिसको ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद अधिसूचित किया गया हो। इसमें 100 किलोवाट या 120 किलोवोल्ट एम्पियर और उससे अधिक की अनुबंध मांग का भार इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फिर आता है आपका डेसिग्नेटेड एजेंसी या नामित एजेंसी। नामित एजेंसी का मतलब एक ऐसी एजेंसी है जो राज्य के भीतर इन अधिनियमों के प्रावधानों का समन्वय, विनियमन और प्रवर्तन करती है। नामित उपभोक्ता डेसिग्नेटेड कंज्यूमर ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या ऊर्जा के उपयोगकर्ताओं के वर्ग को नामित उपभोक्ता कहते हैं। ऊर्जा एनर्जी जीवाश्म ईंधन, परमाणु पदार्थ या सामग्री, हाइड्रो बिजली से प्राप्त ऊर्जा का कोई भी रूप और ग्रिड से जुड़े ऊर्जा या बायोमास के नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या बिजली को ऊर्जा कहते हैं। फिर आता है आपका एनर्जी ऑडिट। ऊर्जा लाभ के सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण सहित तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को, जिसमें लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें भी शामिल होती हैं और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना भी होती है, उसको एनर्जी ऑडिट कहते हैं।
फिर आता है आपका ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक जो कि क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर के आधार पर व्यक्त किए गए हों उनको ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कहते हैं। ऊर्जा खपत मानक, एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्ड, प्रक्रिया और ऊर्जा खपत मानक के मानकों को ऊर्जा खपत मानक कहते हैं। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का मतलब नामित उपभोक्ताओं को जारी किया गया कोई भी ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र है। उपस्कर या उपकरण, इक्विपमेंट और अप्लायंस। इसका मतलब है कोई भी उपकरण या उपस्कर जो खपत करता है, संचारित करता है या ऊर्जा की आपूर्ति करता है, इसमें कोई भी उपकरण शामिल होता है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपभोग करता है और एक वांछित काम करता है। फिर आता है आपका ब्यूरो की शक्तियाँ और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्यूरो। ब्यूरो इस अधिनियम के तहत मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे में रहते हुए नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावित रूप से समन्वय करेगा। ब्यूरो ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिन्हें इस अधिनियम के तहत या विशेष रूप से शामिल किया गया है। इन शक्तियों में शामिल है जैसे धारा 14A के तहत अधिसूचित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और ऊर्जा खपत मानकों के लिए केंद्र सरकार के मानदंडों की सिफारिश करना, जैसे कि ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना। धारा 14 के खंड के तहत उपकरणों पर लेवल का प्रदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना। धारा 14 के खंड ई के तहत नामित उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं के वर्ग को सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना। धारा 14 के खंड पी के तहत ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना। ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना और सूचना का प्रसार करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना। ऊर्जा और इसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए तकनीक में कर्मियों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और आयोजन करना। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को मजबूत करना। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया विकसित करना और उपस्करों और उपकरणों की ऊर्जा खपत के लिए प्रमाणन और परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना। ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजनाओं और प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निर्माण की सुविधा तैयार करना। ऊर्जा कुशल प्रक्रिया, उपकरणों, उपस्करों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना। ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नवीन वित्त पोषण को बढ़ावा देना। ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता देना। ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए उगाही शुल्क लगाना। निर्दिष्ट नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों की एक सूची बनाना। नियम, योग्यता, मानदंड और शर्तों को निर्दिष्ट करना जिनके अधीन व्यक्ति को ऊर्जा लेखा परीक्षक की मान्यता दी जा सकती हो। नियम, समय और अंतराल को निर्दिष्ट करना जिनके अधीन ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी। नियम, योग्यता, मानदंड और शर्तों को निर्दिष्ट करना जिनके अधीन ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया नामित उपभोक्ताओं द्वारा नामित या नियुक्त की जाएगी। शैक्षिक संस्थानों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त निकायों के लिए ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना और उनके पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए उनके साथ समन्वय करना। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रमाणीकरण सहित क्षमता निर्माण और सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए परीक्षा आयोजित करना। केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को लागू करना। तो ये थे क्या हमारे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और ऊर्जा आरक्षण अधिनियम 2010 की विशेषताएं और उसकी महत्वता। तो ये आपको क्या था, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ाई में विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा ही इस पर डिपेंड करता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या था,
उसके क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे 2010 में, और फिर उसकी क्या विशेषताएं थी और उसकी इम्पोर्टेंस या महत्व हमारे लिए क्या है। थैंक यू क्लास।